समाजशास्त्र के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम जानेंगे समाजशास्त्र का परिचय। सर्वप्रथम छात्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो समाजशास्त्र का मूल है, अर्थ एवं परिभाषा। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, एजुकेशन के फील्ड में, ज्ञान के फील्ड में हर शब्द एक अर्थ रखता है और यह अर्थ किसी न किसी विद्वान के द्वारा जब तक नहीं बताया जाए तब तक वह अर्थ अर्थपूर्ण नहीं होता। इसीलिए इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रही हूँ समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। यह व्याख्यान समाजशास्त्र के परिचय का बीए प्रथम वर्ष के लिए जो छात्र हैं उनके लिए मददगार रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई को कवर करेगा। इस अध्यापन के कुछ उद्देश्य हैं। छात्रों, निश्चित ही इस व्याख्यान के पश्चात आप निम्नलिखित बिंदुओं को बतलाने योग्य होंगे। समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ एवं समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय। छात्रों, समाजशास्त्र की बात चले और अगर अगस्त कामटे का नाम न लिया जाए तो समाजशास्त्र शब्द अधूरा है या समाजशास्त्र विज्ञान अधूरा है। अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र के संस्थापक का दर्जा यूं ही प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अंशदान किया। आइए देखें अगस्त कामटे के परिचय के कुछ बिंदु। समाजशास्त्र शब्द के संस्थापक के रूप में अगस्त कामटे को जाना जाता है। समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और जनक क्यों कहा जाता है आप जानते हैं? जनक का मतलब होता है फादर, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त कामटे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाने के पीछे एक छोटी सी कथा है, वो मैं यहाँ पर कहना जरूर चाहूँगी। जब फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही अस्त व्यस्त थीं, उस समय समाजशास्त्र का कोई अस्तित्व कहीं पर पाया नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में अगस्त कामटे नाम के एक फ्रेंच विचारक ने समाजशास्त्र की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने ये जाना कि अगर समाज को हमें व्यवस्थित करना है तो सर्वप्रथम हमें समाज को अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी समस्याओं को जानना पड़ेगा और उनकी समस्याओं को जानने के लिए ही हम इसके हल तक पहुंच सकते हैं, अर्थात अस्त व्यस्त समाज को व्यवस्थित कर सकते हैं। और उसको करने के लिए उन्हें समाजशास्त्र की आवश्यकता हुई। क्योंकि उन्होंने इतना अपना पूरा जीवन समाजशास्त्र की स्थापना में लगाया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त कामटे का जन्म फ्रांस के मैंटपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, जन्म फ्रांस में होने की वजह से ही, क्योंकि ये वहीं के निवासी थे, इसलिए मैंटपेलियर की कंडीशन, वहाँ की स्थितियों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा था और जाना था। अगस्त कामटे का एक विचार था कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन, भौतिकी या गणित का कुछ नियमों के आधार पर अध्ययन होता है, एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन होता है, लेकिन समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में इस तरह का कोई अध्ययन या ऐसी कोई पद्धति उपलब्ध नहीं थी। एक अटकल पच्चू ज्ञान समाज का उपलब्ध होता था, जिसके बारे में अगस्त कामटे को बहुत गंभीर आपत्ति थी। इसीलिए उन्होंने इस धारणा पर अत्यंत बल दिया कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक जीवन का अध्ययन भी एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से होना चाहिए। और छात्रों, अगस्त कामटे का यह विचार ही समाजशास्त्र की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। और इसीलिए प्रारंभ में अगस्त कामटे को ये बहुत ही क्रेज था, इस बात की बड़ी धुन सवार थी कि समाजशास्त्र को हमें एक विज्ञान का दर्जा देना है। इसीलिए उन्होंने इसका प्रारंभ में नाम समाजशास्त्र नहीं रखा था दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने इसका नाम रखा था सामाजिक भौतिकी। सामाजिक भौतिकी जो कि भौतिकी की ही तरह समाज के नियमों का अध्ययन कर सके, समाज के नियमों का अध्ययन कर सके। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अमला पहनाने की धुन और समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विज्ञानों की, प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में लाने की धुन ने उन्हें इसे सर्वप्रथम नाम दिया या दिलवाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे चाहते थे कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही समाज का अध्ययन किया जा सके। इसीलिए सर्वप्रथम उन्होंने इसका नामकरण किया सोशल फिजिक्स। अंततः उनके अन्य अनुयायियों के मना करने पर विचार विमर्श करने के बाद अंततः 1838 में अगस्त कामटे ने नाम दिया समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी। आइए छात्रों, देखते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे मैं बता ही चुकी हूँ कि अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र नाम दिया, सामाजिक भौतिकी पहले कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी शाब्दिक उत्पत्ति कैसे हुई ये हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी अनुवाद है।
यानी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का रूपांतर है और सोशियोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन शब्द के सोशियस और ग्रीक शब्द के लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और ग्रीक शब्द के लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। दोनों को मिलाकर बनता है सोशियोलॉजी, अर्थात समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। हिंदी में जो शब्द शास्त्र है, हिंदी का जो ये शब्द देख रहे हैं LOGY मीन्स लॉजी। लॉजी का मतलब होता है लॉजिक को फॉलो करने वाला, अर्थात समाज का ऐसा शास्त्र जो लॉजिक को फॉलो करे, तर्क और वितर्क पर आधारित हो, जिसको समाजशास्त्र के रूप में जाना जा सके। यह तो हुआ समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, लेकिन समाजशास्त्र का वृहत अर्थ भी है। वृहत अर्थ मीन्स शाब्दिक अर्थ केवल उसका परिचय देता है, जो अन्य विज्ञानों से उसकी एक विशिष्टता उसे प्रदान करता है और अलग विभिन्नता प्रदान करता है। लेकिन समाजशास्त्र के अंदर मीन्स इसके क्षेत्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र का वृहत अर्थ बताता है। छात्रों, कई विचारक हैं। अगस्त काम्टे के अतिरिक्त मैकाइवर एवं पेज ने भी समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा अंशदान किया है और इसीलिए इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र का अर्थ केवल शाब्दिक ही नहीं है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामान्य से दिखाई देने वाली यह परिभाषा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है अपने आप में अत्यंत गूढ़ता रखती है। लेकिन इस परिभाषा के बारे में, इस अर्थ के बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। आइए देखते हैं अन्य विचारकों ने, अन्य समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को किन अर्थों में व्याख्यात किया है। जॉनसन एंड किम्बॉल ये भी समाजशास्त्री हैं, जिनका नाम आगे की कक्षाओं में और आगे के व्याख्यानों में आपके सामने बार बार आएगा। इन्होंने समाजशास्त्रों को समूह का अध्ययन बताया है। अब आप निश्चित ही सोच रहे होंगे कि समूह का मतलब क्या। समूह मीन्स व्यक्तियों का समूह, अर्थात परिवार, आर्थिक समूह, जाति समूह, कबीला। जॉनसन एंड किम्बॉल के अनुसार इन्हीं समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है और इसको इसी अर्थ में जाना जा सकता है। वार्ड, ओडम एवं गिडिंग ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा है। इस अर्थ में वे इसको देखते हैं कि अगर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है तो समाजशास्त्र को हम सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र नहीं कह सकते। वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करने की वजह से वार्ड, ओडम और गिडिंग समाजशास्त्र को विज्ञान कहते हैं और उसी अर्थों में इसको देखते हैं। मैक्स वेबर सिमेल भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही नामी समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अंतःक्रियाओं का अध्ययन है मतलब समाज के अंदर व्यक्ति होते हैं और समाज के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो जीवित इकाइयां होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी वैचारिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन वैचारिक प्रक्रियाओं से जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इंटरैक्शंस होते हैं, ये इंटरैक्शंस कई चीज़ों को बनाते हैं। कई बार ये अंतःक्रियाएं नकारात्मक होती हैं, कई बार सकारात्मक होती हैं। जैसे अपराध आदि अंतःक्रियाएं नकारात्मक अंतःक्रियाएं हैं। सहयोग आदि प्रक्रियाएं, समाजीकरण, संस्कार, रीति रिवाज, ये सारी प्रक्रियाएं सकारात्मक प्रक्रियाएं हैं जो कि व्यक्ति को सकारात्मक अंतःक्रियाओं के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैक्स वेबर ने संक्षिप्त में यही कहा है कि समाजशास्त्र को अगर हमें इसके अर्थ को जानना है तो समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। आइए छात्रों, अब हम देखते हैं समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। छात्रों, परिभाषाएं शुरू करने के पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिभाषाओं को जाने बिना या परिभाषाओं को परीक्षा में लिखे बिना आपको कभी भी उत्तम मार्क्स नहीं मिल सकते, अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते। मेरे अनुभव से मैंने ये देखा है कि छात्र अक्सर ये गलतियां करते हैं कि वार्ड ओडिम की परिभाषाओं का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और उसे अपने ही शब्दों में लिख डालते हैं। लेकिन यहाँ आपकी सीमा है। समाजशास्त्र की परिभाषा जब तकनीकी रूप में आप लिखने जा रहे हैं, किसी थिंकर का नाम लिख रहे हैं, किसी विचारक का नाम लिख रहे हैं, तो निश्चित ही आपको उसके शब्द को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। छात्रों, बड़ी ही आसान से दिखाई देने वाली यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के छात्र ये मानकर चलें कि परीक्षा के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। अगर आपने मैकाइवर एवं इस पेज की इस परिभाषा पर ज्ञान अर्जन कर लिया, इसको समझ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि समाजशास्त्र की फाउंडेशन या उसका आधार को समझ लिया। आइए समझते हैं समाजशास्त्र की इस परिभाषा में क्या क्या तत्व हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का मतलब ये है
कि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। एक व्यक्ति होता है, उसके माता पिता हैं, उसका कार्यालय है। आगे की स्लाइड्स में हम इसको और चित्रात्मक तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगी, लेकिन यहाँ ये मानिए कि एक व्यक्ति के कई संबंध होते हैं और इन संबंधों का अध्ययन जो शास्त्र करता है वह समाजशास्त्र होता है। साथ ही इन संबंधों का अध्ययन वह करता है, लेकिन इन संबंधों की जो प्रकृति होती है वह एक जाल की तरह होती है। ये इतनी जटिल होती है जिसे आसानी से समझना बहुत मुश्किल होता है। आइए इसी परिभाषा को चित्रात्मक तरीके से देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एक व्यक्ति सर्वप्रथम कम उम्र में माता पिता उसके साथी होते हैं, उसे जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खेल कूद के साथी होते हैं। इस व्यक्ति का माता पिता से एक विशेष प्रकार का संबंध है, ये इसके संरक्षक हैं, ये उनके प्रति आज्ञाकारी है। खेल कूद के साथी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है खेल कूद के साथी उसके साथ आते हैं। यहाँ पर इनका व्यवहार दोस्ताना होता है। जब ये व्यक्ति और बड़ा होता है, युवावस्था में पहुंचकर वह विवाह करके जीवन साथी के साथ रहता है, अपना स्वयं का परिवार बनाता है, तब बच्चे होते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक जाल की तरह ये प्रकृति हो गई है। व्यक्ति के माता पिता से संबंध, एक ही व्यक्ति के खेलकूद के साथियों से संबंध, उसी व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध, उसी व्यक्ति के बच्चों से संबंध, और इसके साथ साथ ही बच्चों के उसके माता पिता से, उसके जीवन साथी के, उसके खेलकूद के साथियों से संबंध। और बात यही नहीं रुकती, जब वो अर्थोपार्जन करने के लिए कार्यालय जाता है या किसी धार्मिक समूह को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से एक जाल की तरह से इन संबंधों की प्रकृति होती है। माता पिता हैं ये उसके, खेलकूद के साथ ही आप देख रहे हैं कि एक बच्चा खेलकूद में बहुत सारी चीजें दिखता है। समाजशास्त्र में यह अवधारणा है कि खेलकूद के साथ ही, जो बड़ी सामान्य सी दिखाई देने वाली बात होती है, लेकिन बच्चों यही वह हम की भावना सीखता है, यहीं पर वह एडजस्ट करना सीखता है। परिवार में जब तक वह रहता है तब तक उसकी हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन जब खेलकूद के साथियों के बीच आता है तो एक बहुत बड़ा जीवन का सच वह सीखता है कि यहाँ उसे हारना भी है और जीतना भी है। यहाँ आप ये चित्र देख रहे हैं जिसमें वह एक समूह की भावना को सीख रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं नियम की भावना को सीख रहा है, तो यहाँ उसका सामाजिकरण होता चला जाता है। जीवन साथी, उसका जीवन साथी किसी और परिवार से है, यहाँ उसे विभिन्न प्रकार के समझौते करना पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की खुशियाँ उसे मिलती हैं, लेकिन त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार से हर संबंध में एक जटिलता और सरलता, आनंद और त्याग दोनों की भावनाएं होती हैं। बच्चे, जब व्यक्ति के बच्चे स्वयं के होते हैं तो वहाँ उसे कर्तव्य की भावना से जोड़ना पड़ता है। हर परिवार, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर परिवार में हमें ये गुण, ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कार्यालय, यहाँ उसे नियम पूर्वक रहना पड़ता है, अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, अपनी उत्कृष्टता दिखाना होती है, तभी वह आगे बढ़ता है, जो उसे संतुष्टि प्रदान करती है। धार्मिक समूह हैं जो कि उसके अंतः को नियंत्रित करते हैं। धार्मिक समूह किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मंदिर, मस्जिद या ईसाई, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी न किसी धर्म से वह जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये देखा कि संबंधों का एक जाल है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंधों में घिरा रहता है, और इन संबंधों के जाल का जो अध्ययन करता है, जैसा कि इनने बताया, संबंधों की प्रकृति जाल की तरह होती है और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जो मैकाइवर एम पेज की परिभाषा को पूरी तरह परिलक्षित करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अब इसकी हम आगे एक और परिभाषा देखते हैं। अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अर्थात इसमें दो बातें अगस्त काम्टे ने बताई हैं, सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष एवं सामाजिक व्यवस्था का कार्यात्मक पक्ष। जब समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्थान पर रहकर कार्य करती हैं तो वह समाज के संरचनात्मक पक्ष को मजबूत करती है या संरचनात्मक पक्ष का निर्माण करती हैं। एवं जब यही संरचना, यही इकाइयां अपने अपने स्थान पर रहकर अपने कार्य को करती हैं तो यह एक संगठनात्मक स्थिति होती है, उसके साथ साथ तो यह उसका कार्यात्मक पक्ष भी हो सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं एक बात विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगी, कार्यात्मक पक्ष नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। यानी अगर हम संगठित तौर पे कार्य करना चाहते हैं तो हमें नियम पूर्वक अपने कार्य करना है। आप कार्य तो कर रहे हैं लेकिन नियमों के उल्लंघन के साथ अगर कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक व्यवस्था विघटित तौर पे हमें दिखाई देती है। जैसा कि वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति नियम को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार कार्य करता है। तो छात्रों, मैंने आपको जैसा बताया, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। आपको समझ में आया ना? चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने
किसी भी विषय वस्तु को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया है, सिर्फ समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति पर ही ज़्यादा जोर डाला है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। विज्ञान है यानी समाजशास्त्र की विभिन्न प्रकृति। समाजशास्त्र के बारे में पूर्व के विचारकों ने जो कुछ भी कहा उन तमाम प्रकृति के बारे में वे सहमत हैं कि समाजशास्त्र कार्यात्मक पक्ष है, समाजशास्त्र संरचनात्मक पक्ष है, लेकिन जो भी पक्ष है वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यानी एक वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करता है या एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है। ओडम ने 2 महत्वपूर्ण पक्ष बताए हैं जैसा कि उस परिभाषा में समाहित है। पहला, समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र कोई अटकल पच्चू ज्ञान या अटकल पच्चू अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दूसरा, समाज संबंधों का अध्ययन करता है, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विचारक है किंगबॉल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। छात्रों, ये परिभाषा भी पूर्व की सभी परिभाषाओं से अलग महत्व रखती है। इस परिभाषा के अनुसार किंगबॉल यंग का कहना है कि समाज जो है वो विभिन्न समूहों में बटा है। आप लोगों को याद होगा मैंने पूर्व में जब वृहत अर्थ बताते हुए किंगबॉल यंग के विचार बताए थे, उसमें ये बताया था कि किंगबॉल यंग का ये मानना है कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अंतःक्रियाएं कब होंगी? जब व्यक्ति समूहों में होगा। समूह का सबसे छोटा रूप जो है 2 व्यक्ति हैं, यानी अगर हम जीवन साथी को ले लें, पति और पत्नी को ले लें, वहीं से मानव व्यवहार होता है। मानव व्यवहार कभी भी एक व्यक्ति अकेले में नहीं करता। किंगबॉल यंग ने अपनी पुस्तक में यह भी विशेष तौर पे कहा है, अ इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया कि समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना यानी कि छोटे छोटे व्यक्ति का व्यवहार अकेले में नहीं है, या तो वो परिवार के रूप में व्यवहार कर रहा है, या कार्यालय के रूप के सदस्य के रूप में व्यवहार कर रहा है, या किसी खेलकूद के समूह के रूप में व्यवहार कर रहा है। समूह के बारे में भी इन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया। लेकिन जो भी व्यक्ति का व्यवहार है, चाहे वह नकारात्मक है चाहे वह व्यवहार सकारात्मक है, यह व्यवहार होता समूह के अंतर ही है। जॉर्ज सिमेल ने भी इसकी एक परिभाषा दी है, समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अंतः स्वरूपों का विज्ञान अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जब विभिन्न समूहों में रहते हैं, जैसे परिवार, आर्थिक क्रियाओं को करने वाले समूह, धार्मिक क्रियाओं को करने वाले समूह, इन समूहों में बटा हुआ व्यक्ति जब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करता है तो उसके विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं। जॉर्ज सिमेल का यह मानना है कि ये विभिन्न प्रकार के जो संबंध होते हैं, इनके स्वरूप यानी इनकी आउटलाइन का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वह समाजशास्त्र है। सिमेल ने 2 तत्वों का उल्लेख किया है। अगर हम और सूक्ष्म तरीके से इस परिभाषा को देखें तो इन 2 तत्वों को हम विशेष तौर पर समझ सकते हैं। अंतर संबंधों के स्वरूप, अंतर संबंध मतलब इंटरएक्शंस के जो स्वरूप होती हैं, जो आउटलाइंस होती हैं, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन प्रकृति। 2 बातों पर सिमेल ने बल दिया है कि विभिन्न प्रकार के समूह में रहकर व्यक्ति जब संबंध बनाता है तो उनका बाहरी स्वरूप क्या होता है, रूप क्या होता है उनका। दूसरा, ये जो संबंध है, इन संबंधों का फिर कोई ऊट पटांग तरीके से अध्ययन नहीं करता समाजशास्त्र, बल्कि वैज्ञानिक प्रकृति के अनुसार अध्ययन करता है। छात्रों, आज हमने आपको परिभाषा और अर्थ के बारे में जाना, लेकिन छात्रों यह कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि आप इस व्याख्यान माला का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और परीक्षा में इस व्याख्यान माला को के महत्व को समझ सकें। सबसे पहले मैं प्रश्न करती हूँ, बहुत ही प्रारंभिक सा प्रश्न है जो समाजशास्त्र के परिचय से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र के जनक हैं, 4 उत्तर हमने दिए हैं आपको, दुर्किम, गिडिंग्स, जॉर्ज सिमेल एवं अगस्त काम्टे। जरा अपने दिमाग पर जोर दीजिए और याद कीजिए समाजशास्त्र के जनक कौन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अगस्त काम्टे इसका उत्तर है, उत्तर डी। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक है। जैसा कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और बताया था कि अगस्त काम्टे का कंट्रीब्यूशन समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये बिल्कुल प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, जो न केवल प्रथम वर्ष में बल्कि आगे की कक्षाओं में भी हमेशा आपको, आपके दिमाग में आपको हमेशा के लिए अंकित करके रहना है। समाजशास्त्र का पहला नाम क्या था? दूसरा प्रश्न मैं कर रही हूँ, यह भी बहुत आसान प्रश्न है, बताइए क्या नाम था? बिल्कुल ठीक बताया आपने, सामाजिक भौतिकी। एक और प्रश्न मैं कर रही हूँ, समाजशास्त्र किन 2 भाषाओं के मेल से बना है, बताएं। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही कि समाजशास्त्र अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर है और सोशियोलॉजी
दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो भाषाएं अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त दो भाषाएं। चलिए मैंने आपको क्लू भी दे दिया, एक हिंट भी कर दिया। बताइए कौन सी दो भाषाएं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक याद किया आपने, ग्रीक व लैटिन। समाजशास्त्र किन तत्वों का अध्ययन करता है? यहाँ हम इसके अर्थ से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं आपसे। छात्रों बताएं, 4 एक से ही उत्तर मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, समूहों में मानव का व्यवहार का अध्ययन करता है, या उपरोक्त सभी उत्तर हैं? बताएं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला मैकाइवर एम पेज ने बताया है, सामाजिक संरचना टॉलकॉट पार्सन्स ने बताया, संबंधों के स्वरूपों का किंगबॉल यंग ने बताया, समूह में मानव व्यवहार का, या उपरोक्त सभी का? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, समाजशास्त्र उपरोक्त सभी का अध्ययन करता है। छात्रों और भी कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप इस अध्याय को अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी रिकॉल कर सकें, और ये प्रश्न निश्चित जानिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आप पेन और कॉपी लाइए और इनको नोट कर लीजिए। अगर आपने यह व्याख्यान ध्यान से सुना है तो आप इनको लिखने के लिए बिल्कुल योग्य सिद्ध होंगे। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें आप शाब्दिक अर्थ भी बताइए, बृहत अर्थ भी बताइए, और बताइए कि उनकी विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं। छात्रों हमेशा मैंने ये देखा है कि छात्र इस विषय में कंफ्यूज होते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं कि कितनी परिभाषाएं देना चाहिए। अगर शाब्दिक अर्थ और बृहत अर्थ के साथ आप 3 परिभाषाएं देते हैं, तीनों परिभाषाओं को बताने के बाद आप सारांश बताते हैं, तो वह एक आदर्श अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, व्याख्या कीजिए। मैकाइवर एम पेज का यह कथन है और इसकी व्याख्या करने में ये निबंधात्मक प्रश्न है। इसकी व्याख्या करने में आपको अर्थ भी बताना है, और जिस तरह से मैंने व्याख्या की है कि एक व्यक्ति की कई गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के साथ ही उसको विभिन्न प्रकार के संबंध बनाने होते हैं। संबंधों में कोई भी व्यक्ति से एक सीधा सीधा उसका संबंध नहीं होता, ये सारे संबंध एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसीलिए संबंधों के को जाल कहते हैं। तो छात्रों आज हमने सीखा समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय। अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ? मॉन्टपेलियर में हुआ। 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की। पहले समाजशास्त्र का उन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम रखा, फिर समाजशास्त्र नाम रखा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? 2 शब्दों से हुई, मैंने बताया था आपको, और उसी के साथ समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। ये परिभाषाएं किस प्रकार से, कौन विचारक किस परिभाषा में किन तत्वों को समाहित करता है, ये विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं में, जैसे ओडम की परिभाषा, किंगबॉल यंग की परिभाषा, मैकाइवर एम पेज की परिभाषा और अगस्त काम्टे की परिभाषा, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान बताया है, आदि चीज़ों के बारे में सीखा। और आज समाजशास्त्र के परिचय की श्रृंखला में भाग 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। छात्रों भाग 1 में मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बताया था कि एक व्यक्ति जीवन में कई प्रकार की क्रियाएं करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है, जिनको पढ़ने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है, जिसे आगे जाके हम और विस्तार से देखेंगे। राजनीतिक क्रियाएं करता है, जिनका अध्ययन करने वाला शास्त्र राजनीति शास्त्र है। उसके उद्भव और विकास का अध्ययन करने वाला शास्त्र मानव शास्त्र है। और समाजशास्त्र के बारे में तो मैं आपसे मुखातिब हूँ ही। तो छात्रों आइए देखते हैं कि इन शास्त्रों का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, किस प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित हैं और किस प्रकार एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं। बीए प्रथम वर्ष की प्रथम इकाई को यह अध्याय कवर करेगा और यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी अध्याय या व्याख्यान बिंदु है। इस अध्यापन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वह इस प्रकार से हैं। विज्ञानों के प्रकार आप समझ पाएंगे और बतला पाएंगे। समाजशास्त्र का विभिन्न विज्ञानों से क्या संबंध है यह आप जान पाएंगे और उसको समझा सकेंगे। समाजशास्त्र व अन्य विज्ञानों जैसे मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की आंतरिक परस्परता को समझ सकेंगे। इसके साथ ही अन्य विज्ञानों से समाजशास्त्र का अंतर भी छात्रों आप जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञानों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। छात्रों जैसा कि आप जानते ही हैं, प्राकृतिक विज्ञान वो हैं जो प्राकृतिक नियमों का एज इट इज अध्ययन करते हैं, जैसे कि तैसे ही अध्ययन करते हैं। और सामाजिक विज्ञान वो हैं जो एक व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन विशेष रूप में करते हैं। यद्यपि अगस्त काम्टे ने अपनी
काफ़ी एडवांस जो थ्योरीज हैं, काफ़ी जो आगे बढ़ी हुई उनकी सिद्धांत हैं, उसमें ये माना है कि प्राकृतिक विज्ञानों से भी संबंध समाजशास्त्र का है, या एक अन्योन्याश्रितता है। अन्योन्याश्रितता का मतलब उस पर एक डिपेंडेंसी है। बिना गणित को समझे हम समाजशास्त्र को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। लेकिन इन सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे, या अगली कक्षाओं में हम इन्हें पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान व समाजशास्त्र। सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रही हूँ समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र। सोशियोलॉजी के बारे में तो छात्रों हम जानते ही हैं। आइए अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र। मानव शास्त्र जैसे कि इसका शाब्दिक तौर पे ही अर्थ हमें दिखाई दे रहा है, मानव के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र। इसका समाजशास्त्र से क्या संबंध है, किस प्रकार से ये संबंधित है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, और कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनमें यह कुछ विभिन्नता भी समाजशास्त्र के साथ रखता है। तो सर्वप्रथम ये जानें कि मानव शास्त्र किन चीजों का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति, विकास व आदिम सभ्यता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी व्यवस्थित तौर पर अध्ययन करने वाला शास्त्र है या विज्ञान है। क्रोबर ने बहुत ही ठोस शब्दों में कहा है, इनकी समानता को हाईलाइट करते हुए कहा है, इनकी समानता यानी समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की समानता पर अत्यधिक बल देते हुए कहा है कि समाजशास्त्र व मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। सच तो यह है छात्रों कि एक समय ऐसा था कि समाजशास्त्र का जन्म नहीं हुआ था, तब मानव शास्त्र की शाखा के रूप में ही समाज को समझा जाता था, यानी जो आदिम समाज थे उनका जो अध्ययन था समाजशास्त्र सिर्फ वहीं तक सीमित रहता था। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अब हम देखते हैं समानताएं क्या हैं, फिर उसके अंतर का जिक्र हम करेंगे। सबसे पहली समानता देखने जाते हैं तो हम पाते हैं कि भौतिक मानव शास्त्र मानव के संपूर्ण शारीरिक उद्भव व विकास का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र की एक शाखा है जिसका नाम है भौतिक मानव शास्त्र, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव के संपूर्ण शारीरिक उद्भव, व्यक्ति का विकास कैसे हुआ, प्रजातियां क्या हैं, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करता है। उसकी शारीरिक विकास के बारे में, कैसे वो विकसित होता चला गया, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करता है। समाजशास्त्र इसी ज्ञान को आधार बनाकर विभिन्न अंतःक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। जब हम शारीरिक बॉडी एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, शरीर शास्त्र के बारे में जानेंगे, तभी तो उसमें होने वाली अंतःक्रियाओं के बारे में समझ सकेंगे। तो मानव शास्त्र जब शारीरिक उद्भव और विकास के बारे में हमें ज्ञान उपलब्ध कराता है, तो समाजशास्त्र उसी ज्ञान को अपना आधार बना लेता है और उससे और आगे बढ़कर सामाजिक तौर पर उस शारीरिक विकास के माध्यम से जो शारीरिक अंतःक्रियाएं होती हैं या शारीरिक तौर पे जो अंतःक्रियाएं होती हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, उनको समझाने का प्रयास करता है। तो ये इन दोनों की एक बहुत महत्वपूर्ण समानता है कि दोनों ही व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र भौतिक रूप में यानी शारीरिक रूप में अध्ययन करता है, समाजशास्त्र उसी को सामाजिक तौर पे अध्ययन करता है। अगली समानता, मानव शास्त्र नामक शाखा आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करती है। समाजशास्त्र भी भूत एवं वर्तमान काल में समाज की विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करती है। अब यहाँ हम देखें मानव शास्त्र की सामाजिक मानव शास्त्र, जैसे भौतिक मानव शास्त्र एक शाखा है, उसी तरह मानव शास्त्र की एक शाखा और है छात्रों, जिसका नाम होता है सामाजिक मानव शास्त्र। और सामाजिक मानव शास्त्र की यह शाखा आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था अर्थात पुराने समय में समाज कैसे थे, विवाह कैसे थे, परिवार कैसे थे, धर्म का स्वरूप क्या था आदि का अध्ययन करती है। और समाजशास्त्र भी भूत यानी समाजशास्त्र का जो भूत है वही मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र भी भूत एवं वर्तमान काल में समाज की विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करती है। आइए देखते हैं अगली समानता। क्रोबर ने कहा है बहुत ही ठोस शब्दों में कि सिद्धांततः समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को पृथक करना कठिन है, क्योंकि मानव शास्त्र सामाजिक तौर पे या शारीरिक तौर पे व्यक्ति का अध्ययन करता है, सामाजिक तौर पे भी अध्ययन करता है। आपने विभिन्न प्रकार की जनजातियों का नाम सुना होगा। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था क्या है, इन समाजों की सामाजिक व्यवस्था क्या है, उनका सामाजिक नियंत्रण क्या है, उनका राजनीतिक प्रशासन सामाजिक तौर पर कैसा था, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करता है मानव शास्त्र। और समाजशास्त्र इन्हीं चीज़ों का, इसी आदिम ज्ञान को अपने अध्ययन का आधार बनाकर आधुनिक तौर पर अध्ययन करता है। इसीलिए क्रोबर ने मजबूत शब्दों में कहा है कि सिद्धांततः समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को पृथक करना कठिन है। हम उसे पृथक करना चाहें तो भी कठिन है। लेकिन छात्रों,
सिद्धांततः इसको पृथक करना कठिन है, फिर भी कुछ विभिन्नताएं इसमें हमको दिखाई देती हैं मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में। आइए देखते हैं मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर जो महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है। देखिए इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताया ये आधुनिक समाज है। औद्योगिकरण क्या है, नगरों का विकास क्या है, नगरों में व्यक्ति का जीवन क्या है, नगरों का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, धर्म का अस्तित्व क्या रह जाता है, बच्चों के सामाजिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अर्थात संक्षेप में यदि कहें तो समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन करता है। चित्र में ही दिखाया जा रहा है, आदिम समाज का अध्ययन किया जा रहा है। ये लोग कैसे व्यापार विनिमय करते हैं, किस तरह आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इनके विवाहों के क्या प्रकार होते हैं, दोनों ही समाज का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए एक ओर पर समानता है, लेकिन विभिन्नता भी साथ ही साथ देखने को मिलती है कि वो समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन कर रहा है, मानव शास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन कर रहा है। मानव शास्त्र आदिम समाज का संपूर्ण अध्ययन करता है, केवल अध्ययन करता है, किंतु समाजशास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है। यहाँ पर अध्ययन करने तक सीमित रखकर मानव शास्त्र का क्षेत्र सीमित हो गया है, लेकिन आज विकसित देशों में या विकासशील देशों में समाजशास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक हो गया है, क्योंकि समाजशास्त्र अपने आप को केवल सीमित नहीं रखता है। समाजशास्त्र आधुनिक ढांचे का अध्ययन करता है, आदिम अध्ययन के आधार पर आधुनिक ढांचे का विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है। दोनों की अध्ययन पद्धति में भी अंतर है। यह अंतर भी काफी महत्वपूर्ण अंतर है, जो कि मानव शास्त्र को एक अलग अस्तित्व देता है और समाजशास्त्र को एक अलग अस्तित्व प्रदान करता है। मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की विधियों को अपनाता है। शायद आपने कभी जाना हो तो ये समझ पाए हो, मानव शास्त्र के अंतर्गत प्रजातियों में शीर्ष देशना अर्थात दिमाग के आकार प्रकार को समझने के लिए, विभिन्न प्रजातियों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की उन विधियों को अपनाया जाता है, उन पद्धतियों को अपनाया जाता है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या अन्य किसी प्राकृतिक विज्ञान में अपनाई जाती हैं, जो कि समाजशास्त्र में नहीं अपनाई जाती। इसलिए समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धतियां होती हैं वो सामाजिक विज्ञानों से ज़्यादा मिलती हैं। इसीलिए समाजशास्त्र मानव शास्त्र को माना जाता है कि ये प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों को अपनाता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की विधियों को अपनाता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है छात्रों, और वो है मानव शास्त्र मानव कैसा था वह उसका कैसे विकास हुआ तक अपने आप को सीमित रखता है। यानी जो हुआ कैसे हुआ उस चीज को आपके समक्ष तथ्य के रूप में रख देगा, लेकिन समाजशास्त्र परिवर्तित परिदृश्य में उसे कैसा होना चाहिए, मीन्स एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए या संगठित समाज के लिए वह सोशल प्लानिंग से भी संबंधित है, कैसा होना चाहिए। इसीलिए छात्रों समाजशास्त्र का दिनों दिन काफी महत्व भी बढ़ता चला जा रहा है। इसी सोशल प्लानिंग के बाद मैं इस व्याख्यान के पश्चात आपको कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूँगी, जिससे आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने विषय के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसकी सामयिकता के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। आइए आपकी पुनरावृत्ति के लिए मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें निम्न में से किसने कहा था? ये चार मैंने आपको उत्तर दिए हैं। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें निम्न में से किसने कहा था? फ्रॉयबर, नीलोफर, साइबर या क्रोबर? जी हाँ, मैं जानती हूँ आपने बिल्कुल सही पहचान लिया। उत्तर है डी अर्थात क्रोबर। क्रोबर ने कहा था इसकी समानता के आधार पर, दोनों विषयों की समानता के आधार पर, कि समाजशास्त्र व मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं। एक प्रश्न दूसरे तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ आपकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए, पुनरावृत्ति के लिए। यदि मानव शास्त्र आदि मानव का अध्ययन करता है तो समाजशास्त्र, यहाँ निम्नलिखित में से एक शब्द चयन करिए आप, कौन सा शब्द है जो यहाँ आना चाहिए? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, आधुनिक समाज का अध्ययन करता है, या प्रागैतिहासिक समाज का अध्ययन करता है, कि रीति रिवाजों का अध्ययन करता है, या राजनीतिक का अध्ययन करता है? बताएं। मुझे उम्मीद है कि मेरे छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर जान लिया है, और यह उत्तर है समाजशास्त्र आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक प्रश्न और है, वह भी रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में ही आपके समक्ष मैंने रखा है। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र की समानता में मूल बात यह है कि दोनों ही, सही शब्द का चयन करें, दोनों ही का अध्ययन करते हैं। धर्म का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, आदिवासियों का अध्ययन करते हैं, या आधुनिक का अध्ययन करते हैं? सही उत्तर है समाज का अध्ययन करते हैं। अर्थात समाजशास्त्र व मानव शास्त्र की समानता में मूल बात यह है कि दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं। छात्रों, मैंने आपको बताया था
कि मानव शास्त्र का विकास पहले हुआ है और समाज शास्त्र का विकास उस मानव शास्त्र में से हुआ है, इसीलिए यह आदिम समाज का अध्ययन करता है। यह अर्थात मानव शास्त्र आदिम समाज का अध्ययन करता है और समाज शास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए यह इनमें एक महत्वपूर्ण समानता भी है। कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी हैं। मानव शास्त्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार से, आप चाहें तो इसे नोट कर लें और जिस तरीके से हमने इसे समझाया है उसी तरीके से कथन के साथ, तर्क के साथ आप परीक्षा में इनको लिखें तो निश्चित ही आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। क्रोबर के इस कथन की विवेचना कीजिए। छात्रों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको समाजशास्त्र की क्रोबर का यह कथन बताते हुए इसके साथ साथ अन्य समानताओं के बारे में भी चर्चा करना है और संक्षिप्त में कुछ अंतर के बारे में भी जिक्र करना है। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र की प्रमुख समानताएं बताते हुए इन दोनों शास्त्रों की विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार का है, लेकिन प्रश्न का तरीका अलग है। इन दोनों प्रश्न में से उत्तर एक ही है, लेकिन उसमें क्रोबर के पहले वाला आप देखें प्रश्न, इसमें क्रोबर के कथन पर ज्यादा बल दिया जाएगा और दूसरे प्रश्न में समाजशास्त्र व मानव शास्त्र की प्रमुख समानताएं सादगीपूर्ण तरीके से बताते हुए इन दोनों शास्त्रों की विभिन्नताओं पर प्रकाश डालना है। छात्रों, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति कई प्रकार की क्रियाएं करता है। निश्चित ही वह एक क्रिया करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है। इन आर्थिक क्रियाओं को जो शास्त्र विशेष तौर पे पढ़ता है, समझाता है, अध्ययन करता है, उस शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। जिस तरह समाजशास्त्र अगस्त काम्टे के जनक के रूप में इनको माना जाता है, अर्थशास्त्र में कार्ल मार्क्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। थॉमस ने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंधों के बारे में एक कथन कहा है। वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की एक शाखा है। यानी समाजशास्त्र विस्तृत विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है जिसकी एक विशिष्ट शाखा अर्थशास्त्र है। यह कथन, थॉमस का यह कथन इन दोनों के मजबूत संबंधों के बारे में बताता है। एक छोटे से चित्र के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, थॉमस का यह कथन समझाने की कोशिश की है। यह महिला आपको दिखाई दे रही है, यह ग्रामीण महिला अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कुछ सब्जियों को खरीद रही है और इसके साथ ही इन सब्जियों को बेचने वाले भी व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सब्जियां बेच रहे हैं ये उनकी आर्थिक क्रियाएं हैं। इस महिला के लिए परिवार की उदर पूर्ति और ये जो कार्य है, ये जो भूमिका निभा रही है, ये सामाजिक क्रियाएं हैं। तो छात्रों, आपने देखा कि एक ही कार्य को करने वाले दो व्यक्ति जब इसमें संबंधित हुए, संलग्न हुए, तो दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं किस प्रकार से हुई। इनके लिए सामाजिक क्रिया हुई और इन्हीं के लिए यह आर्थिक क्रिया हुई। इस प्रकार से जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है वह अर्थशास्त्र हुआ और जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला है वह शास्त्र समाजशास्त्र हुआ। अब ये हम देखें कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अन्य और क्या क्या संबंध हैं जिन्हें हम ठोस संबंध के रूप में जान सकें। अर्थशास्त्र व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव से जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। दोनों ही स्थान पर, दोनों ही शास्त्रों में आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। अर्थशास्त्र व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि अगर देश में गरीबी है, अगर बेरोजगारी है, अगर आर्थिक तौर पे अपराध बढ़ रहे हैं, तो इनका अध्ययन कई दूसरी शाखाएं कर सकती है। विशेष तौर पे अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा, लेकिन इन क्रियाओं का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर गरीबी है तो उससे समाज का क्या रूप हो रहा है, अगर गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उससे व्यक्ति किस प्रकार से उसका नैतिक पतन हो रहा है। इन तमाम चीजों का अध्ययन हमारा समाजशास्त्र करता है। इस प्रकार छात्रों, ये दोनों शास्त्रों में जो मूल समानता है वह ये कि दोनों व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पर अपने आप को केंद्रित करता है, लेकिन समाजशास्त्र अपने आप को उन्हीं आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव पर केंद्रित करता है। समाजशास्त्र आर्थिक कारकों का समाज पर प्रभाव का अध्ययन करता है। आर्थिक कारक बहुत सारे होते हैं। महंगाई है, अब एक व्यक्ति, एक समाज अगर बहुत सारे नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है, लेकिन अचानक महंगाई बहुत बढ़ जाती है, तो उसकी इस नैतिकता पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। समाजशास्त्र आर्थिक कारकों का समाज पर प्रभाव का अध्ययन करता है। आर्थिक कारक विषय वस्तु है अर्थशास्त्र की,
और समाजशास्त्र की विषय वस्तु है व्यक्ति। तो दोनों ही आर्थिक कारक का प्रभाव का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र है। तो इस प्रकार से भी दोनों में समानता हमें दिखाई देती है, जैसे कि बेरोजगारी, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण जब देश में हुआ तो औद्योगिकरण से हमारे देश का बिल्कुल रूप ही परिवर्तित दिखाई देने लगा है। आप लोगों ने आजकल एक और नई कॉन्सेप्ट सुनी होगी, एक अवधारणा वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण में आज हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के अंतर्गत कार्य करने लगे। कोई भी देश हम लोगों के लिए बेगाना नहीं रह गया है। अब देखिए, ये बेरोजगारी वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। औद्योगिकरण जो है वो समाज के विभिन्न कारकों पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, विशेष तौर पे आर्थिक कारक जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। कार्ल मार्क्स ने भी यही सिद्ध किया है कि इतिहास में सामाजिक परिवर्तन के आधार आर्थिक परिवर्तन ही रहे हैं। यानी जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वह इतिहास में जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं वो आर्थिक परिवर्तन ही उनका मुख्य आधार रहे हैं। विभिन्नताएं, आइए छात्रों देखते हैं क्या क्या विभिन्नताएं हैं। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र विशेष। क्योंकि समाज में एक व्यक्ति की बहुत सारी क्रियाएं होती है जिनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है, इसलिए समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। जबकि अर्थशास्त्र चूंकि केवल आर्थिक क्रियाओं पर अपने आप को केंद्रित करता है, इसलिए यह एक विशेष विज्ञान की श्रेणी में आता है। समाजशास्त्र समूहवादी है, समूह का अध्ययन करता है, परिवार के समूह का, आर्थिक समूह का, जाति समूह का। लेकिन अर्थशास्त्र व्यक्तिवादी, व्यक्ति का अध्ययन करता है, उसको एक यूनिट मानकर, उसको एक इकाई मानकर अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की अपेक्षा जटिल व विशेषीकृत है। ये बिल्कुल सच है। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की अपेक्षा अधिक जटिल व विशेषीकृत है, क्योंकि उसको एक पक्ष का अध्ययन करना होता है। अब अन्य एक और महत्वपूर्ण विषय है समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र। जिस प्रकार से व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है, और उस गतिविधियों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति राजनीति क्रियाएं भी करता है। जिन क्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को राजनीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो आइए छात्रों देखते हैं कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। गिल क्राइस्ट नाम के एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने कि यह कथन कहा है, राजनीति शास्त्र में हमें मानव संबंधों के अन्य तथ्यों एवं सिद्धांतों को ग्रहण करना होगा। फिर से इसको पढ़िए, राजनीति शास्त्र में हमें मानव संबंधों के अन्य तथ्यों एवं सिद्धांतों को ग्रहण करना पड़ेगा। किन सिद्धांतों को? जिन सिद्धांतों एवं लक्ष्यों का अध्ययन प्रतिपादन करना समाजशास्त्र का कर्तव्य है। मतलब जो समाजशास्त्र के कर्तव्यों में सिद्धांत व लक्ष्य शामिल हैं, क्योंकि उन्हीं गतिविधियों को निर्धारित करता है समाज, जिनके माध्यम से राजनीति शास्त्र अपनी विषय वस्तु बनाता है। हमें मानव संबंधों विषय वस्तु मुख्य तौर पे है समाजशास्त्र की, इसलिए उनके तथ्यों का विशेष तौर पे अध्ययन करना कार्य है समाजशास्त्र का। लेकिन उसके राजनीतिक स्वरूप का अध्ययन करने का कार्य राजनीति शास्त्र का है। राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, राजनीतिक गतिविधियां आपके आसपास भी होती हैं, यहाँ तक कि आपके महाविद्यालय में भी होती हैं, आपके कस्बों और गाँव में भी होती हैं। आप इलेक्शन में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, चुनते हैं, ये तमाम क्रियाएं राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। अब देखें हम राजनीति शास्त्र में समानताएं क्या हैं। राजनीति शास्त्र राज्य व शासन का अध्ययन है। राज्य व शासन, किसी भी राज्य में किस प्रकार से गवर्नमेंट या शासन, सरकारें काम करती हैं, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन, राज्य का प्रकार क्या है, सरकार का प्रकार क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र भी संगठित समूह का अध्ययन करता है। इसका अर्थ यह हुआ छात्रों कि राजनीति शास्त्र राज्य व शासन का अध्ययन है, यानी एक संगठन का अध्ययन है। संगठित तौर पे जब सरकारें, व्यक्ति संगठित होते हैं, अधिकार हमने सारे सरकार को सौंप देते हैं, तब वहां पर राज्य का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से राज्य के रूप में ही संगठित समूहों का अध्ययन करने का कार्य समाजशास्त्र करता है। यह इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समानता है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ही व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। यहां भी देखिए क्या समानता है, राजनीति शास्त्र भी व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है और समाजशास्त्र भी व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, लेकिन राजनीति शास्त्र शासक के रूप में अध्ययन कर रहा है और समाजशास्त्र सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन कर रहा है। राज्य व सामाजिक संगठन के नियम एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। राज्य व सामाजिक संगठन के नियम एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। राज्य जिस रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं वो इस रूप में कभी नहीं थे। पहले कबीले हुआ करते थे, पहले इन्हीं कबीलों में एक संगठन की भावना पैदा हुई, जिन्हें सामाजिक संगठन के रूप में जाना जाता था। यही सामाजिक संगठन धीरे धीरे राज्य के रूप में परिणित
हो गया। कहीं एक तंत्र है तो कहीं राज्य तंत्र है, कहीं प्रजातंत्र है। इस प्रकार से अलग अलग स्वरूप हमें राज्य के दिखाई देने लगे, लेकिन अंततः सभी सामाजिक संगठन के रूप हैं। गिन्सबर्ग ने कहा राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। समाजशास्त्र सामाजिक संगठन का अध्ययन है। संगठन पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कोई भी समाज हो उस पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। छात्रों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक युग में राज्य नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन है, जिसका अध्ययन राजनीति में किया जाता है। तो छात्रों, हमने अभी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में समानता देखी। आइए अब देखते हैं अंतर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र राजनीतिक संबंधों का। सामाजिक संबंधों का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि राजनीतिक संबंधों का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक अर्थशास्त्र की तरह, जैसे अर्थशास्त्र किसी एक शाखा का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र भी संबंधों की एक शाखा का ही अध्ययन करता है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, क्योंकि यह सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, क्योंकि यह विशिष्ट राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अतः अंतर परस्परता के साथ ही विभिन्नता भी दोनों शास्त्रों में पाई जाती है। कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। किस सामाजिक थिंकर ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है? 4 आपके सामने उत्तर मैंने रखे हैं। गिन्सबर्ग, गिलक्राइस्ट, मार्क्स या दुर्खिम? सही आपने सोचा, गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने ही यह कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो छात्रों, हमने सीखा विज्ञानों के प्रकार, समाजशास्त्र का विभिन्न विज्ञानों से संबंध, समाजशास्त्र व मानवशास्त्र में क्या समानताएं हैं। आपको शायद याद होगा कि मानवशास्त्र मानव के शारीरिक विकास का, आदिम समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है। दोनों में कुछ समानताएं हैं जो मैंने आपको बताई। और समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में विभिन्नता भी है कि समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है तो मानवशास्त्र आदिम समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में कुछ समानताएं बताई कि व्यक्ति ही है जो सामाजिक क्रियाएं भी करता है और समाज को चलाने के लिए ही उसे आर्थिक क्रियाओं को करना होता है। इसके साथ साथ ही अंतर भी बताया कि चूंकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट शाखा का अध्ययन करता है इसलिए वह विशिष्ट है, और समाजशास्त्र सामान्य शाखाओं का, सामान्य गतिविधियों का अध्ययन करता है, इसलिए यह एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में समानताएं और अंतर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा। आज हमने समाजशास्त्र का विभिन्न शास्त्रों से क्या संबंध है के बारे में जाना, और इसके साथ ही समाजशास्त्र का परिचय संपूर्ण रूप में प्राप्त कर लिया। समाजशास्त्र के भाग 2 में समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान श्रृंखला के भाग 2 से आप निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे और परीक्षा के उपयोग में आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में भी जान लेंगे। आप इस व्याख्यान माला के साथ साथ यदि अपनी व्यक्तिगत तैयारी भी विभिन्न पुस्तकों के बारे में, जिसमें मैंने भाग 1 में जानकारी दी थी, का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए निश्चित ही लाभदायक होगी। धन्यवाद, नमस्कार। समाजशास्त्र के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज व्याख्यान श्रृंखला में मैं आपको बताने जा रही हूँ समाज व समुदाय की अवधारणा, जिसमें भाग 1 के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। यह प्रथम प्रश्न पत्र है और छात्रों, द्वितीय इकाई की प्रथम अवधारणा में आपको समझाने जा रही हूँ। इस व्याख्यान के पश्चात आप समाज का अर्थ एवं परिभाषा समझा सकेंगे, समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं बता सकेंगे। समाज की अवधारणा, समाज क्या होता है? जैसा कि मैकाइवर एम पेज ने कहा है, समाज संबंधों के विषय में है। अब यहाँ हमारी विषय वस्तु है समाज। तो जैसा कि हम बोलचाल में अक्सर इस शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को ही हम समाज समझते हैं। समाज में यह हो रहा है, समाज में वह हो रहा है, लेकिन समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते समाज उसकी बेसिक इकाई है और इस बेसिक इकाई को हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि समाज का सामान्य अर्थ क्या है। समाज का सामान्य अर्थ है व्यक्तियों का समूह, लेकिन समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ है, मैकाइवर एम पेज ने समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि समाज संबंधों का जाल है। याद कीजिए स्लाइड को, जिसे मैंने अपनी पूर्व व्याख्यान श्रृंखला में भी काफी विस्तार से समझाया था कि समाज संबंधों का जाल किस प्रकार से है।
एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के माता पिता हैं, इस व्यक्ति का जीवन साथी है, इस व्यक्ति के बच्चे हैं। यही व्यक्ति कार्यालय के साथियों से भी संबंध रखता है क्योंकि धनोपार्जन करने के लिए उसे कार्यालय जाना होता है। यही व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्थाओं की प्रतिपूर्ति के लिए मंदिर भी जाता है। यही व्यक्ति खेलकूद के साथियों से भी संबंध रखता है। तो छात्रों, जब एक ही व्यक्ति कई व्यक्तियों से संबंध रखता है तो यह एक जाल की प्रकृति के रूप में संबंधों का निर्माण करते हैं। साथ ही आवश्यक नहीं कि यह व्यक्ति ही सभी लोगों से संबंध रखे। इससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति, जैसे कि इसके माता पिता हैं, ये मंदिर में जाते हैं, तो इस व्यक्ति के साथ साथ इस व्यक्ति के माता पिता भी इस धार्मिक समूह से अपना संबंध रख रहे हैं। तो इस प्रकार से संबंधों की प्रकृति एक जाल की तरह होती है। एक व्यक्ति का केवल एक ही व्यक्ति से, एक ही समूह से संबंध न होकर समाज के विभिन्न व्यक्तियों से संबंध होता है और इस प्रकार से विभिन्न समूहों से संबंध रखते रखते इसके संबंध एक जाल की प्रकृति का निर्माण करते हैं। इसीलिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा है समाज संबंधों का जाल है। संबंधों का जाल किस प्रकार से है ये मैंने आपको बताया। आइए अब हम देखते हैं समाज की विभिन्न परिभाषाएं। मैकाइवर एवं पेज समाजशास्त्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं और समाज के क्षेत्र में भी इनकी परिभाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। परीक्षा की दृष्टि से भी यह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने समाज को किस प्रकार से परिभाषित किया है। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप एक एक तकनीकी शब्द पर ध्यानपूर्वक अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे कि आप समाज की परिभाषा को अच्छे तरीके से समझ सकें। समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, परस्पर सहयोग, अनेक समूहों और विभाजनों, मानव व्यवहार पर नियंत्रणों एवं स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। एक बार फिर देखें, समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, परस्पर सहयोग, अनेक समूहों और विभाजनों, मानव व्यवहारों पर नियंत्रणों एवं स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, परस्पर सहयोग, समूह, विभाजनों आदि आदि के लिए कुछ चित्र डालें जिससे आप इस परिभाषा को अच्छे तरीके से समझ सकें। रीतियों और कार्यप्रणालियों, समाज का कोई भी समूह बिना रीतियों का मतलब कोई तौर तरीके, कार्यप्रणालियों मतलब कार्य करने के रूल्स, रेगुलेशन या नियम आदि। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक चित्र है जिसमें एक लड़की का विवाह हो रहा है और उसको भी कुछ विशेष तरीके से, यानी कि एक मंडप में बिठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का यह विवाह बताया गया है। समाज के कुछ लोग इसमें सम्मिलित हैं, परिवारजन के साथ यहाँ पर एक रस्म चल रही है। इस प्रकार से इस लड़की का जब विवाह किया जा रहा है तो वहाँ पर कुछ नियमों का, रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा है। अधिकार, चाइल्ड राइट्स के ऊपर ये लड़की, छोटी सी बालिका यह बता रही है कि चाइल्ड राइट्स क्या हैं। यहाँ दोनों चीज़ें बता रही है, स्वयं भी शिक्षा ग्रहण कर रही है यानी अपने अधिकार का भी उपभोग कर रही है, साथ ही साथ परस्पर सहयोग भी दे रही है। परस्पर सहयोग का एक चित्र और हम देखते हैं। परस्पर सहयोग, एनएसएस का एक महाविद्यालयीन कैंप लगा हुआ है जिसमें छात्र एवं छात्राएं ग्रामीणों को परस्पर सहयोग दे रहे हैं। तो मैकाइवर एवं पेज ने अपनी परिभाषा का एक तत्व अर्थात कंपोनेंट परस्पर सहयोग को भी माना है। समूह और विभाजन, मैकाइवर एवं पेज ने यह भी कहा है कि समाज को अगर हमें समझना है तो उसे यह भी जाने कि समाज का एक रूप समूहों और विभाजनों में भी है, यानी विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स हैं। यहाँ हम देख रहे हैं यह चित्र जिसमें सांस्कृतिक समूह हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र हम देख रहे हैं जहाँ विभाजन दिखाई दे रहा है। एक समूह है लेकिन इस समूह में विभिन्न प्रजाति के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह व्यक्ति भारतीय दिखाई दे रहा है जो भारतीय प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, मंगोल प्रजाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर एक अमेरिकन महिला दिखाई दे रही है, साथ ही एक निग्रोइड महिला दिखाई दे रही है, मंगोल महिला दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये सारे व्यक्ति अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व कर कर एक समूह बना रहे हैं, जिसे कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समूहों और विभाजनों, यानी समाज में समूह अगर हैं, समूह मतलब एकत्रित होकर व्यक्ति रहते हैं, तो उसके साथ साथ एक दूसरी उसकी विभिन्नता भरी विशेषता यह भी है कि यह समाज में विभिन्नता भी रखती है, यानी विभाजन भी होता है, उसको कैटेगराइज भी किया जा सकता है। नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं,
हम देखते हैं कि समाज में हमको एक बहुत ही पॉजिटिव लिबर्टी दी जाती है, कि बहुत ही सकारात्मक स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन कहीं हम इस सकारात्मक स्वतंत्रता का उल्लंघन ना कर लें, इसलिए साथ साथ ही नियंत्रण की भी व्यवस्था की जाती है। एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपना व्यवसाय चुने, लेकिन इसके साथ साथ ही उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, और अगर वो उन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो नियंत्रण की व्यवस्था भी की जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस नियंत्रण के लिए खड़ी हुई है, लेकिन साथ ही वो किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक तौर पे दबाव में नहीं ला रही है या बिना वजह किसी को परेशान नहीं कर रही। मीन्स समाज अपनी गति से चल रहा है, लेकिन साथ ही नियंत्रण की पूरी व्यवस्था है कि यदि कहीं नियम का उल्लंघन होता है तो वहाँ पर पूरा नियंत्रण भी किया जाएगा। तो छात्रों, एक बार फिर यहाँ पर मैं आपको पूर्व में ले जाना चाहती हूँ, जिसमें मैकाइवर एम पेज ने यह परिभाषा बताई है। कुछ स्लाइड्स पीछे जाकर हम देखते हैं कि किस तरीके से समाज रीतियों, जैसा मैंने बताया कि हर रीति, चाहे परिवार हो, विवाह हो या विवाह विच्छेदी क्यों ना हो, उसका एक रीतियाँ होती हैं, कार्यप्रणालियाँ होती हैं। समाज में अधिकार होते हैं, परस्पर सहयोग होता है, अनेक समूह होते हैं और विभाजन होता है। मानव व्यवहार किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहेगा तो बिना मानव व्यवहार किए संभव नहीं है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते करते कहीं वह अनियंत्रित ना हो जाए, इसलिए यह आवश्यक है कि उस पर नियंत्रण भी रखा जाए, स्वतंत्रता भी उसको उपलब्ध है। और अगला कथन मैकाइवर एम पेज का है कि इस सतत मीन्स कंटिन्यूअस, निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर एम पेज ने परिवर्तनशील शब्द का उपयोग करके ये बताया है कि समाज अपने नियमों पर आधारित है, व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है, सहयोग होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी समय का प्रभाव आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित किस प्रकार होता रहता है, आइए देखते हैं। इस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। यहाँ 4 चित्र मैंने आपकी सुविधा के लिए इस जटिल परिवर्तनशील व्यवस्था को समझाने के लिए लगाए हैं। पहला चित्र आप देख रहे हैं कि यह प्राचीन भारत का चित्र है, जिसमें एक महिला पुरुष समाज में सेवा की भावना से पृथक खड़ी है, जिससे साफ स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उसका अस्तित्व यहाँ पर दोयम दर्जे का है। उसके बाद एक चित्र है जहाँ बाल विवाह हमें दिखाई दे रहा है, एक टीनेजर लड़की का विवाह हो रहा है, रीति प्रथा परंपराओं के माध्यम से हो रहा है, जो आज भी होता है, लेकिन विवाह की उम्र बढ़ गई, यानी कि एक सामाजिक परिवर्तन आ गया। विवाह होगा लेकिन विवाह की उम्र में परिवर्तन आ गया। साथ ही एक परिवर्तन और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, न केवल अपने राइट्स का उपयोग कर रही हैं बल्कि दूसरी बालिकाओं को सहयोग भी कर रही हैं। और भी ज्यादा परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि छात्राएं आज कंधे से कंधा मिलाकर छात्रों के साथ खड़ी हैं, गाँव में जा रही हैं, अपने घरों से दूर जा रही हैं, अपने अस्तित्व का पूरा उपयोग करके न केवल अपने अस्मिता को बता रही हैं बल्कि साथ ही साथ वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना सहयोग का अंशदान भी कर रही हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न स्तरों के समय का मैंने यहाँ पर चित्र आपको दिखाने की कोशिश की, जो ये स्पष्ट करता है कि सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। रयूटर भी एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में समाज को थोड़ा मैकाइवर से अलग रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि समाज एक अमूर्त शब्द है, यानी उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता, जो एक समूह के 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराते हैं। देखें, समाज की यहाँ रयूटर के अनुसार कुछ 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला, समाज एक अमूर्त शब्द है या अमूर्त धारणा है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, यानी अगर कम से कम व्यक्ति हैं तो वो 2 से कम व्यक्तियों से समाज बन ही नहीं सकता। जैसा कि 2 व्यक्ति विवाह करके आते हैं और अपना परिवार का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। ये जो समाज नामक अमूर्त शब्द है, यह जटिलता का, संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। छात्रों, जटिलता कौन सी? जो मैंने आपको एक पिक्चर के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से बताई थी कि एक व्यक्ति परिवार, आर्थिक समुदाय आदि आदि का सदस्य होता है और सारे संबंध एक दूसरे से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संबंधित रहते हैं। समाज की विशेषताएं, समाज की परिभाषाएं आपने समझी। आइए अब देखते हैं कि समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। समाज अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जैसा हिंदी नाम से ही लिखा है, जिसकी
जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसे हम केवल समझ सकते हैं। हमने आपको बताया कि व्यक्तियों का समूह जो हमें दिखाई देता वो समाज कतई नहीं है। अगर किसी थिएटर से, किसी सिनेमा हॉल से भीड़ निकल रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि समाज निकल रहा है, लेकिन समाज का प्रभाव क्या है, समाज बदल रहा है, उस रूप में हम समाज को समझ सकते हैं, यानी संबंधों की व्यवस्था के रूप में हम समाज को समझ सकते हैं। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने और यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। केवल व्यक्ति अगर कहीं बैठे हैं, कोई प्रवचन सुन रहे हैं, तो वो उसे हम समाज नहीं कह सकते कि समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। वो समाज का एक छोटा सा अंश है, एक कंपोनेंट है वो क्राउड, धार्मिक समूह हम उसको कह सकते हैं, लेकिन हम उसे समाज कतई नहीं कह सकते। समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। बच्चों, ये बहुत ही भावुक और संवेदनशील बात है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 3 चित्र डाले हैं जो जानवरों को दिखा रहे हैं। हाथी और शेर बहुत ही बलशाली माने जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो समाज है वो मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार की धारणा इनमें भी हमें दिखाई दे रही है। एक बच्चा है, बेबी एलिफेंट जो है, वो अपने माता पिता के साथ है और सुरक्षा का पूरा बोध हो रहा है। माँ अपने साथ साथ अपने बच्चे को रखी हुई है ताकि उसका सोशलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके, उसकी परवरिश अच्छे तरीके से हो सके। इसी प्रकार से हम दूसरे चित्र में देखें कि यहाँ हिरण का एक समूह है जो कि समूह में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरीके से एक अन्य चित्र है जिसमें ये बताया है कि ये भी समूह में, अलग अलग चित्र छात्रों मैंने ये डाले हैं कि ये किसी जानवर विशेष की विशेषता नहीं होती कि वह समूह में रहे, बल्कि यह विशेषता यह बता रही है, 3 अलग अलग प्रकार की जाति के जो चित्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सभी प्रकार की जातियां समूह में रहना पसंद करती हैं। मनुष्यों की तरह जानवरों में भी समाज की धारणा होती है, और लेकिन कुछ अंतर होता है, संस्कृति इनमें नहीं होती, जिसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही जो बेसिक, जो मूल भावनाएं होती हैं, मातृत्व की, स्नेह की, सुरक्षा की, वो इनमें भी होती है। तो हम यहाँ सिर्फ इतना जान लें कि समाज जो है वो मनुष्यों तक सीमित नहीं है। ये एक मौलिक धारणा है कि जानवरों में भी समाज की भावना, समाज की या समूह में रहने की इच्छा एवं भावना पाई जाती है। समानता एवं भिन्नता समाज की एक बहुत ही विशेष, बड़ी यूनिक, विशेष प्रकार की विशेषता है कि इसमें समानता है तो भिन्नता भी है। यहाँ 2 चित्र हैं, आप देखिए। एक गरीब बस्तियों का चित्र है जिसमें सैनिटेशन की या पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं वो आपस में तो समान हैं, यानी सब में समानता है। लेकिन एक दूसरा समूह है, एक पॉश कॉलोनी के एक संपन्न परिवार का यह चित्र है, जिसमें यह पता चल रहा है कि इसी कॉलोनी के जितने भी रहवासी हैं, निवासी हैं, वे सारे एक ही प्रकार के स्तर को मेंटेन करते हैं। तो छात्रों, समाज में समानता भी होती है और भिन्नता भी होती है, इसीलिए इनको समूह और विभाजन मैकाइवर एवं पेज ने स्पष्ट किया था। सहयोग व संघर्ष, समाज में सहयोग भी पाया जाता है। आप देखें कि एक ऑर्फन, एक अनाथ आश्रम के ये 4 चित्र हैं जिसमें अनाथ बच्चे हैं जिनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन समाज का ये जो अनाथ आश्रम है, स्वयंसेवी संस्था है, इसने इन बच्चों को सहयोग दे रखा है। इनकी वजह से इनका सही तरीके से समाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण के साथ इनकी भोजन की पूर्ति, इनके कपड़ों की पूर्ति, इनकी शिक्षा का इंतजाम, इनकी भावनात्मक जरूरतों का इंतजाम समाज की यह संस्था कर रही है, जिससे कि ये बच्चे अपराधी न बने, बल्कि इनको सहयोग दे रही है कि वे समाज के एक अच्छे नागरिक बन सकें। तो समाज में सहयोग पाया जाता है, साथ ही संघर्ष भी पाया जाता है। देखिए, अधिकार के लिए किस प्रकार से संघर्ष हो रहा है। महिलाएं अपनी स्थिति को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं, हम लोग व्यवसाय में अपनी स्थिति को उच्च करने के लिए संघर्ष करते हैं, अपने विचारों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। परस्पर निर्भरता, छात्रों, ये बहुत ही साधारण से दिखाई देने वाली बहुत ही असाधारण विशेषता है। परस्पर निर्भरता अगर समाज में न हो, एक दूसरे पे अगर हम लोग निर्भर न हो, तो निश्चित ही समाज के सारे मायने खो जाएंगे, सारा अर्थ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अपने आप में पूरी नहीं हो सकती। हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, लेकिन इतने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं, इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं कि हमारी आवश्यकताएं हम स्वयं पूरी कर लें।
हमारी भावनात्मक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं, इनको पूरा करने के लिए हमें आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आप इस चित्र में बताया है, एक परिवार है जिसमें माता पिता बहुत प्यार से एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं कि अपने पैरों पर कैसे चले। पिता बहुत ही स्नेहात्मक तरीके से एक बच्चे के सामाजिकरण में मदद कर रहा है, उसको बता रहा है कि समाज क्या है, किस तरीके से वह आगे बढ़े। जब यही बच्चे आगे बढ़कर अपना परिवार बनाते हैं, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, शारीरिक क्षमता उनकी कम हो जाती है, तब यही बच्चे उनका आसरा बन जाते हैं। यहाँ पर ये दो बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर थे। ये इन बच्चों की आवश्यकता थी कि ये माता पिता उनका सामाजिकरण करें, उनकी परवरिश करें, उन्हें शिक्षा दें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। आज ये बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए, समय निकल गया, अब जिन माता पिता ने इनकी परवरिश की थी, आज उनकी शारीरिक क्षमता वीक हो चुकी है। अगर ये कहें हमारी आवश्यकता पूरी हो गई है, अब हमारी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर समाज अधूरा रह जाएगा, उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे और इसको हम स्वार्थीपन की भावना से जोड़ देंगे। लेकिन समाज की विशेषता यह नहीं है छात्रों, समाज की विशेषता यह है परस्पर निर्भरता। पहले बच्चों की आवश्यकता थी और अब इन बूढ़े माता पिता की आवश्यकता है कि ये बच्चे उनकी भावनात्मक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करें, भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी करें और उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करें। शारीरिक आवश्यकताएं अर्थात उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आदि आदि। और इसी प्रकार से इसी क्रम में जब ये परिवार बढ़ता है तो ये पूरा एक परिवार बनता है जहाँ पर एक रिकॉग्निशन की भावना या पहचान, अस्तित्व की भावना और संतुष्टि, मूल प्रवृत्ति संतुष्ट होती है। और इस तरीके से ये पूरा क्रम जो है वह परस्पर निर्भरता के ऊपर आधारित होता है। माता पिता बच्चे की परवरिश करते हैं, बच्चे बड़े होकर माता पिता को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इन बच्चे, ये जो छोटे बच्चे हैं, यह अपने माता पिता को जब इन अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए देखते हैं तो वे भी जब ये माता पिता बूढ़े या वृद्ध होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको मदद करते हैं और ये क्रम हमारा निरंतर चलता रहता है। छात्रों, ये तो परस्पर निर्भरता का उदाहरण मैंने एक पक्ष में पारिवारिक परस्पर निर्भरता का उदाहरण दिया। इसके अतिरिक्त भी समाज में अत्यधिक पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। क्या आप ये मानते हैं कि अगर एक ही परिवार आपस में स्नेह रखे, कर्तव्यों की पूर्ति करे, उसके पश्चात भी अगर समाज में जागरूकता न रखे, समाज के दूसरे परिवारों से जागरूकता न रखे, तो क्या वह अच्छे तरीके से अपने अस्तित्व बचा सकता है? कतई नहीं। समाज में व्यक्ति को अपनी पारस्परिक निर्भरता परिवार में मेंटेन करते हुए परिवार में निरंतर चलाने के साथ साथ यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अन्य दूसरे परिवारों की भी मदद करे। समाज का यह शब्द जो हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है, पारस्परिक निर्भरता, ये अपने आप में वृहत अर्थ को समेटे हुए है, जिसमें हम आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पर और भावनात्मक तरीके से सुख और दुख के कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें कि हमें समाज के अन्य सदस्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि हमने पूर्व की स्लाइड में बताया था कि माता पिता के निधन के बाद अगर बच्चे अनाथ हैं तो उनको सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही स्थितियां कभी सकारात्मक नहीं होती, हो सकता है यह परिवार जो हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके साथ कुछ इस तरह की विपरीत परिस्थिति आए कि इस महिला को अपने अधिकार के लिए जागरूक होकर आवाज़ उठाना पड़े, तो वह निर्भर करेगी फिर पुलिस पर, एक नियंत्रणात्मक संस्था के ऊपर। तो यही विशेषता अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए होती है। तो छात्रों, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी बातें समझी, समाज का अर्थ, समाज की परिभाषा। आइए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर प्रश्न रखे हैं। सामाजिक व्यवस्था को समाज कहते हैं, बताएं सही है अथवा गलत है? जी हाँ, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपने सही उत्तर अच्छे तरीके से समझ लिया है कि सामाजिक व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था किसको कहते हैं, ये मैंने काफ़ी विस्तार से आपको पूर्व में ही बता दिया कि विभिन्न संबंधों की जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि समाज संबंधों का जाल है, बताएं सही या गलत? जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने सही उत्तर ही चुना होगा, क्योंकि बहुत ही प्रभावी तरीके से मैकाइवर एवं पेज की इस परिभाषा को मैंने आपके सामने रखा था। उत्तर सही है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि समाज संबंधों का जाल है। जाल क्यों है छात्रों? क्योंकि एक व्यक्ति कई प्रकार के संबंधों से घिरा रहता है, कई प्रकार के समूहों का सदस्य होता है। तो एक ही व्यक्ति जब कई प्रकार के संबंधों को निभाता है तो निश्चित रूप से वह एक तरफ किसी का पुत्र है, एक तरफ किसी का पति है, एक तरफ किसी का
पिता है और साथ ही वह किसी कार्यालय का सदस्य भी है। अगर वह सदस्य है तो निश्चित रूप से उसको अपने विभिन्न प्रकार से संबंधों को परफॉर्म करना पड़ता है या संबंधों को अंजाम देना पड़ता है, और निश्चित रूप से इसके संबंधों की प्रकृति जो है वह जाल की तरह है, इसलिए यह उत्तर बिल्कुल सही है। समाज मनुष्यों तक सीमित है, बताएं सही या गलत। समाज मनुष्यों तक सीमित है, जरा अपने दिमाग पर जोर डालें, याद करें कि समाज मनुष्यों तक सीमित है या जानवर भी समाज में रहना पसंद करते हैं। उत्तर है गलत, समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। क्यों सीमित नहीं है, आइए एक बार फिर उस चित्र की ओर चलते हैं। समाज क्या मनुष्यों तक सीमित है? नहीं है, क्योंकि जानवर भी समाज के सदस्य होते हैं। मानव समाज के सदस्य नहीं होते, उनका अपना समाज होता है, उनका अपना समूह होता है। यानी कि सामाजिक भावना जानवरों में भी पाई जाती है और वे भी समाज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि समूह के साथ रहकर जो सुरक्षा की भावना सदस्यों में पाई जाती है वह किसी और स्थान पर नहीं पाई जाती। इसलिए वे अकेले रहकर असुरक्षित महसूस करने के स्थान पर सुरक्षित रहकर समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे और कर रही हूं, इसका उत्तर क्या होगा? समाज में सिर्फ संघर्ष है, सही या गलत? गलत। समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों ही बराबरी से पाए जाते हैं। समाज को देखा नहीं जा सकता, इस कथन के बारे में बताएं, यह सही है या गलत कथन है? समाज को देखा जा सकता है? व्याख्यान आरंभ करने के पूर्व ही मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको बताया था कि समाज को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। आप अपने उत्तर को चेक करें हमारे उत्तर के साथ, फिर देखें आपने सही लिखा है या गलत। सही, समाज को देखा नहीं जा सकता। छात्रों, समाज को इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। इस व्याख्यान में हमने जाना समाज का अर्थ एवं परिभाषाएं, समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगले भाग में छात्रों हम समुदाय की चर्चा करेंगे। समुदाय के बारे में जानेंगे कि समाज से इसका क्या संबंध है या क्या किस प्रकार से भिन्न है। छात्रों, आज हम समझेंगे समुदाय की अवधारणा भाग 2। पिछली श्रृंखला में हमने समाज का अर्थ परिभाषा समझी और उसी अवधारणा से संबंधित एक अवधारणा और है समुदाय की अवधारणा, उसे आज हम जानेंगे। बीए प्रथम वर्ष के छात्र इससे लाभान्वित हो सकेंगे। छात्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि समुदाय की अवधारणा द्वितीय इकाई के अंतर्गत आती है, प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई के अंतर्गत आती है। उद्देश्य, इस व्याख्यान के पश्चात आप समुदाय का अर्थ एवं परिभाषाएं बता पाएंगे, समुदाय के तत्व समझा सकेंगे, समाज एवं समुदाय में अंतर बता पाएंगे। समुदाय की अवधारणा, छात्रों जब अवधारणा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आप ये जान लें कि अवधारणा दो चीज़ों से मिलके यह शब्द बनता है। पहला अर्थ एवं परिभाषा। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि समुदाय की अवधारणा लिखिए तो आप ये ना जान लें कि केवल हमें परिभाषा लिखना है या केवल अर्थ जानना है। जब तक आप अर्थ और परिभाषा दोनों चीज़ों को नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे अंक प्राप्त नहीं हो सकते। तो आइए देखें सबसे पहले कि समुदाय का अर्थ क्या है। समुदाय सामान्य अर्थ में देखें तो समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, गांव, शहर, कबीले या राष्ट्र के लिए किया जाता है। छात्रों, इन पंक्तियों का अर्थ बताने के पहले मैं समाजशास्त्र को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको बता देती हूँ। प्राकृतिक विज्ञानों को व्यवहारिक तौर पे समझने के लिए प्रयोगशालाएं हुआ करती हैं, लेकिन समाजशास्त्र की ये प्रयोगशालाएं हमारी बस्ती, गांव, समाज, हमारे आसपास बैठे हुए, यहाँ तक कि आपके दोस्तों के परिवार, आपका परिवार स्वयं ये प्रयोगशाला है। जब हम आपको कोई भी अवधारणा समझाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में उस चित्र को अंकित करें, तब आपको बहुत ही आसानी से वह अवधारणा समझ में आ जाएगी। तो हमारी प्रयोगशाला है संपूर्ण समाज, और इसी प्रयोगशाला का एक तत्व है, एक अवधारणा है समुदाय। यहाँ मैंने आपको बताया कि समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, गांव, शहर, कबीले या राष्ट्र के लिए किया जा सकता है। बस्ती यानी कोई छोटी सी बस्ती हो सकती है जिस बस्ती में आप रह सकते हैं, या गांव में या शहर में। कबीले यानी बस्ती से भी छोटा एक कबीला होता है जहाँ पर छोटे से समुदाय के लोग होते हैं जो
छोटे छोटे समय के लिए छोटे छोटे से समूह में रहते हैं, एक सी संस्कृति का निर्वाह करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, या इस कबीले का विस्तार, इस समुदाय का कबीले के रूप से हटके इतना भी विस्तार हो सकता है कि ये एक राष्ट्र के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। अमेरिका, जापान, भारत या अन्य कोई राष्ट्र भी हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि विद्वान किस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं। उसके पहले हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ, समुदाय का शाब्दिक अर्थ, कि समुदाय किस प्रकार से बना है। समुदाय अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात हिंदी में इसका अर्थ है समुदाय। इसका अंग्रेजी शब्द है कम्युनिटी और हिंदी शब्द है समुदाय। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। देखते हैं कौन से दो शब्द। कॉम प्लस म्यूनिस इज इक्वल टू कम्युनिटी। कॉम, पहला शब्द जो है कॉम, जिसका अर्थ है कॉम इज इक्वल टू टुगेदर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है साथ साथ, यानी एक साथ। दूसरा शब्द है म्यूनिस। दूसरा शब्द जो है म्यूनिस, म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सेवा करना, यानी कार्य करना। और कॉम और म्यूनिस लैटिन का जो इंग्लिश का शब्द बना है कम्युनिटी, जिसका अर्थ कम्युनिटी का पूरा अर्थ होता है सर्विंग टुगेदर, यानी एक साथ साथ सेवा भावना के साथ रहना। अब देखते हैं समुदाय की परिभाषा। किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस समुदाय की अवधारणा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत माने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान समाजशास्त्री माने जाते हैं। अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में डेविस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में डेविस ने समुदाय की परिभाषा बताई है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है, यानी समुदाय के लिए कोई छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र भी अगर है और उसमें व्यक्ति रहते हैं और सामान्य तरीके से मतलब कोई विशिष्ट उद्देश्य लेकर नहीं, बल्कि सामान्य जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय के नाम से जानते हैं। समुदाय के मुख्य तत्व हम देखें, क्या क्या इनने किंग्सले डेविस ने बताए। व्यक्तियों का समूह, क्षेत्रीय आधार और सामाजिक जीवन के समस्त पहलू। पारिवारिक समस्त पहलू यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन समस्त पहलू से इनका आशय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार के पहलू आ जाते हैं। व्यक्तियों का समूह मतलब देखें आप कि व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्षेत्रीय आधार यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति हैं लेकिन उनके पास एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जहां पर वे निवास कर सकें, जब एक व्यक्ति साथ साथ रहता है तभी उसमें वो भावना पनपती है जिसे सामुदायिक भावना कहते हैं। इसलिए किंग्सले डेविस ने क्षेत्रीय आधार को बहुत महत्वपूर्ण आधार बताया है। सामाजिक जीवन के समस्त पहलू से कहने का मतलब इन लोगों की समस्याएं भी एक होती हैं और इनकी परेशानियां भी, समस्याएं भी एक हैं और इन लोगों की जो सुविधाएं या इन लोगों को जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो सुविधाएं रहती हैं या लाभ जिनके होते हैं, वह भी सामान्य होते हैं। व्यक्तिगत होने के पश्चात भी एक ही क्षेत्र से जुड़े होने के कारण, जैसे यदि पानी नहीं बरसा है तो एक गांव के लोग में कोई एक व्यक्ति परेशान नहीं होगा, एक किसान परेशान नहीं होगा, सारे ही लोग परेशान होंगे। व्यक्तिगत संपन्नता के आधार पर थोड़ी बहुत व्यक्तिगत हित अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हित एक से ही होते हैं। इसलिए सामाजिक जीवन के सारे पहलुओं से संबंधित समूह को ही किंग्सले डेविस समुदाय के नाम से परिभाषित करते हैं। A.W. ग्रीन ने भी समुदाय को परिभाषित किया है। समुदाय के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग, मतलब हम समुदाय जिस वर्ग को कहें उस वर्ग के लिए जरूरी है कि वो एक निश्चित भूभाग में रहने वाली संख्या हो। यानी अगर एक व्यक्ति मान लीजिए उत्तर प्रदेश में निवास करता है तो वो मध्य प्रदेश में समुदाय नहीं कहलाएगा। उसका समुदाय वो निश्चित भूभाग जिसमें रह रहा है वही भूभाग उसका समुदाय कहलाएगा। समुदाय के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग में रहने वाली जनसंख्या आती है जो एक सामान्य नियम से जीवन के नियमित व्यवहार करती है तथा एक साथ रहती है। तो हमने जैसा आपको बताया कि अलग क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, निश्चित भूभाग में रहने वाला व्यक्ति अगर दूसरी एक साथ नहीं रहता तो उसको हम समुदाय नहीं कहेंगे। जब एक साथ रहेगा तभी सामान्य नियमों का पालन करेगा और जब सामान्य नियमों का पालन करेगा तो निश्चित तौर पर नियमित व्यवहार करेगा और उसी से सामुदायिकता की भावना पनपती है, जिसे अन्य विद्वानों ने स्पष्ट किया है। तो A.W. ग्रीन ने ये कहा है कि एक निश्चित भूभाग में रहने वाली जनसंख्या जब सामान्य नियमों से नियमित व्यवहार करती है और एक साथ रहती है तो हम उसे समुदाय कहते हैं।
समुदाय के तत्व, इन्हें तत्व कह लें, विशेषताएं कह लें। इसमें देखें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र यानी एक भौगोलिक क्षेत्र का होना समुदाय के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिस पर कोई व्यक्ति रहे यानी जनसंख्या रहे, चाहे वो जनसंख्या कम हो, 10,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, 200 भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया था, किंग्सले डेविस ने बताया कि एक कबीला भी छोटे से क्षेत्र में अगर रहता है, एक एकड़ के हिस्से में रहता है या 5,000 के एरिया में रहता है, तो भी हम उसको समुदाय के नाम से जानेंगे। स्थानीय क्षेत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक भावना, क्योंकि उस क्षेत्र से वह जुड़ा रहता है, समूह के लोग एक साथ रहते हैं, क्षेत्र बार बार बदलता नहीं है, सारे लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं, इसलिए उनमें हम की भावना या कम्युनिटी फीलिंग आ जाती है, यानी सामुदायिक भावना आ जाती है। सामुदायिक भावना समुदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का अगर सामुदायिक भावना, पहली बात तो व्यक्तियों के समूह के बिना संभव नहीं है। अगर स्थानीय क्षेत्र है, व्यक्तियों का समूह नहीं है, तो भी हम उसको समुदाय नहीं कह सकते। व्यक्तियों का समूह भी इसकी का प्राथमिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या तत्व है, जिससे कि समुदाय का निर्माण होता है। सामान्य जीवन, एक उनकी कॉमन लाइफ होती है, जीवन शैली एक सी होती है। अगर आपने देखा है कि आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अंतःक्रिया या व्यवहार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें सामुदायिक भावना नहीं होती। वो सामुदायिक भावना कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं होती? वहाँ इस विशेषता का अभाव होता है, लाइफ कॉमन नहीं होती। एक व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट है तो एक व्यक्ति एजुकेशनिस्ट है, एक व्यक्ति किसी और क्षेत्र का है तो दूसरा व्यक्ति किसी और क्षेत्र का। आर्थिक स्थितियाँ भी अलग अलग प्रकार की हैं, जातियाँ भी अलग अलग प्रकार की हैं, कल्चर भी अलग है, सांस्कृतिक भी अलग है, सांस्कृतिक मूल्य भी अलग है। और इसी सामान्य जीवन के अभाव की वजह से आज हमें सामुदायिक भावना देखने को नहीं मिलती। तो छात्रों, समुदाय का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है सामान्य जीवन अर्थात कॉमन लाइफ। स्थायित्व, चूंकि भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा है इसलिए भौगोलिक क्षेत्र बार बार परिवर्तित होने वाली चीज नहीं होती। अगर एक जगह कोई एक शहर बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है, तो उसमें काट छांट तो हो सकती है, उसके हिस्से का क्षेत्र बदल तो सकता है, नाम बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह भूमि अपने ही स्थान पर रहती है, वहाँ का समुदाय अपने ही स्थान पर रहता है। सदस्य भी बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी परमानेंसी का तत्व या स्थायित्व का तत्व इस समुदाय में बना रहता है। और यह स्थायित्व का तत्व भी लोगों को सामान्य जीवन देता है, जिससे सामुदायिकता की भावना का विकास होता है। स्वतः जन्म, समुदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि स्पॉन्टेनियस बर्थ होता है, इसका अपने आप उद्विकसित होता है। उद्विकसित जैसे कि हम देखते हैं कि एक कली होती है और अपने आप उसको कोई फोर्सफुली खिलाता नहीं, अपने आप वह खिलती है। उसी प्रकार से एक जमीन पड़ी है, कुछ लोग शहर से आए, रहने को नहीं मिला, वहाँ पर बस गए, फिर 2-4 लोगों ने देखा कि अरे वहाँ लोग रह रहे हैं, सुरक्षित है, 4 लोग और आए, वहाँ रहने लगे। इस प्रकार से 5 लोग 10 हुए, फिर 20 हुए, समय निकला और ज़्यादा जुड़ने लगे, उसको एक कॉलोनी का नाम मिल गया, फिर धीरे धीरे उस हिस्से को एक बस्ती का नाम मिला, शहर का नाम मिला, वहाँ नगर पालिका बन गई, पंचायत बनी, नगर पालिका बन गई। और इस प्रकार से समुदाय का जन्म जो होता है वह स्वतः हो जाता है। यह समुदाय की बहुत खास बात है। कभी कभी जब आप किसी समूह को, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में प्रदर्शन में देखेंगे कि किस प्रकार से किन समूहों को हम समुदाय कह सकते हैं, किन को नहीं, तो यह विशेषता अगर किसी सामाजिक समूह में है, स्वतः जन्म हुआ हो, जिसका अपने आप जिनका जन्म हुआ हो, अपने आप उद्विकास हुआ हो, तो उसको हम समुदाय के नाम से जान सकते हैं। एक और बहुत ही उल्लेखनीय विशेषता है आत्मनिर्भरता। समुदाय के अंदर आत्मनिर्भरता होती है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आत्मनिर्भरता कभी भी 100% नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इतनी आत्मनिर्भरता हो कि जहां व्यक्ति अपने तरीके से जीवन यापन कर सके, अपने तरीके से जीवन यापन, जहां उसकी आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, उसका सहयोग, संघर्ष, अपने अधिकारों की सुरक्षा, ये तमाम चीज़ें, सामुदायिक भावना का निर्वहन, ये तमाम चीज़ें अगर वहाँ पर होती हैं, उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति अगर होती है, तो उस समूह को हम आत्मनिर्भर समूह के नाम से जानेंगे। तो समुदाय वही समूह है जो आत्मनिर्भर हो, जहाँ पर आर्थिक क्रियाओं की या अन्य दूसरी प्रकार की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सामान्य नियम, अगर सामुदायिक भावना है या लोगों का समूह है और अगर नियम नहीं है, तो निश्चित रूप से यह समूह ज़्यादा समय तक टिका नहीं रह सकता। लेकिन छात्रों, ये बहुत ही जानने योग्य बात है कि ये जो सामान्य नियम होते हैं, ये
बहुत ज़्यादा फोर्सफुली लागू नहीं किए जाते किस पे, बल्कि एक रहते रहते अपने आप अनकहे नियम बन जाते हैं, जिन्हें बाद में थोड़ा लिखित रूप दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः इन नियमों का भी विकास सामान्य जीवन से ही होता है। विशिष्ट नाम, एक सामान्य जीवन जीने के बाद उस समुदाय का एक विशिष्ट नाम हो जाया करता है, और यही नाम परिवर्तित होगा, लेकिन कोई ना कोई उसका एक ऐसा विशिष्ट नाम होगा जो अन्य समुदायों से उसे एक अलग पहचान देता है। तो यह इसकी विशेषताएं: विशिष्ट नाम, सामान्य नियम, आत्मनिर्भर, स्वतः जन्म, स्थायित्व, सामान्य जीवन, व्यक्तियों का समूह, सामुदायिक भावना, स्थानीय क्षेत्र। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने साथ एक पेन और कॉपी रखा होगा, जिसमें कि इसके जो खास बिंदु हैं वो आपने नोट किए होंगे, जो आपके लिए इस व्याख्यान को और ज़्यादा और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। आइए देखते हैं समुदाय की अवधारणा को समझने के लिए कुछ उदाहरण, जिस पे हम इसके तत्वों को उतारने की कोशिश करते हैं कि क्या ये तत्व इन सामाजिक समूह में हैं। क्योंकि हमने समाज की अवधारणा को भाग 1 में देखा, अब हम समझ रहे हैं समुदाय की अवधारणा। समुदाय की जो विशेषता और तत्व मैंने बताए वो समाज की विशेषताएं भी हो सकती हैं, लेकिन इन समुदाय की उदाहरणों के माध्यम से हम देखें कि कौन से सामाजिक समूह समुदाय हैं और कौन से सामाजिक समूह समुदाय नहीं है। जाति, जेल और राज्य, इन 3 सामाजिक समूह, जाति में भी मनुष्यों का समूह होता है, सामुदायिक भावना होती है और अपने आप इसका विकास होता है। इसी प्रकार से जेल, यहाँ पर भी व्यक्तियों का समूह होता है, एक क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना होती है, लोग यहाँ पर कार्य करते हैं और इसी प्रकार से कुछ नियम होते हैं। तो यह जाति, जेल और इसी प्रकार से राज्य भी एक सामाजिक समूह है। ये क्या सभी समुदाय हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जाति। क्या जाति एक समुदाय है? अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि समुदाय के तत्व जो हैं वो जाति के ऊपर अप्लाई होते हैं कि नहीं, उसके ऊपर आधार, जाति के ऊपर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जाति के प्रमुख तत्व: व्यक्तियों का समूह। समुदाय की एक विशेषता होती है व्यक्तियों का समूह। जाति में भी व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्तियों का समूह ना हो तो जाति किसके लिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन जातियों का हम लोग उल्लेख करते हैं उसमें कोई ना कोई व्यक्ति होंगे, तभी तो जाति होगी। जाति का अस्तित्व व्यक्तियों की व्यवस्था है। इसीलिए समुदाय की यह विशेषता इसके ऊपर फिट इन होती है, इसके ऊपर हम लोग लागू कर सकते हैं कि जाति में व्यक्तियों का समूह होता है और समुदाय में भी व्यक्तियों का समूह होता है। सामुदायिक भावना, आप देखते हैं जातिगत संघर्ष कितने बढ़ते हैं। छोटी छोटी सी बातों में सामुदायिक जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, जिसका बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा कभी कभी छोटे संघर्ष भी काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हम इस विशेषता को भी लागू कर सकते हैं, या यह विशेषता भी जाति के ऊपर लागू होती है कि जाति के अंतर्गत सामुदायिक भावना होती है। सामान्य नियम, जाति के अंतर्गत नियम होते हैं कि जाति के अंतर्गत विवाह किया जाता है, लेकिन जाति के बाहर विवाह नहीं किया जा सकता। ये जाति के सामान्य परंपरागत नियम है। ये बात अलग है कि आधुनिकता से कुछ नियमों में शिथिलता आती है, लेकिन फिर भी जाति की जो परंपरागत जातियां जिसे हम कहते हैं, जाति की जो विशेषताएं मानी जाती है उसमें सामान्य नियमों का पालन करना पड़ता है। जाति में उच्चता निम्नता का क्रम होता है, जातियों में विभेदीकरण होता है, जातियों में कुछ जातियों में आपसी खान पान के संबंध होते हैं। सारांशतः संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो यह कि जाति के अंतर्गत कुछ सामान्य नियम पाए जाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि व्यक्तियों का समूह भी है, सामुदायिक भावना भी है, सामान्य नियम भी हैं, लेकिन फिर भी हम जाति को समुदाय नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जाति में समुदाय की यह विशेषता नहीं होती। क्या आपने कभी देखा है कि कोई ब्राह्मण लैंड है? नहीं है। जाति में स्थानीय क्षेत्र का अभाव है, जो समुदाय की सबसे पहली विशेषता है। किंग्सले डेविस ने और ग्रीन ने, दोनों विद्वानों ने स्थानीय क्षेत्र के नाम से या भौगोलिक क्षेत्र के नाम से इस विशेषता को बहुत महत्वपूर्ण विशेषता बताई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय का तत्व है। इसलिए छात्रों, हम जाति को समुदाय नहीं कह सकते। आइए देखते हैं, क्या जेल एक समुदाय है? जेल का उदाहरण यहाँ पर इसलिए लिया कि भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, व्यक्तियों का समूह भी होता है। अब देखते हैं कि बाकी दूसरी विशेषताएं हैं या नहीं। नियम भी होते हैं। जिन 3 नियमों की बात हमने पहले की, वो 3 विशेषताएं यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन फिर भी क्या हम जेल को समुदाय कह सकते हैं? देखें, जेल के तत्व क्या क्या होते हैं। व्यक्तियों का समूह है, स्थानीय क्षेत्र है, एक कोई भी जेल, चाहे वो जिला जेल हो चाहे केंद्रीय जेल हो, लेकिन कोई ना कोई क्षेत्र होता है, एक विशिष्ट नाम होता है, और
सामुदायिक भावना इसमें अभाव होता है। जिस तरह से कि जाति में स्थानीय क्षेत्र का अभाव था, जेल में सामुदायिक भावना का अभाव होता है। अभाव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपराधिक भावना से पीड़ित या जो विक्टिम्स होते हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है, अपराधियों को लाया जाता है, और यहाँ उनकी स्वस्थ सकारात्मक सामुदायिक भावना नहीं होती, कॉमन लाइफ नहीं होती। कॉमन लाइफ होती भी है तो वो उस तरीके से सकारात्मक नहीं होती है जिस तरह की समुदाय के व्यक्तियों में या सदस्यों में होती है। इसलिए हम जेल को भी समुदाय नहीं कह सकते। फिर हम समुदाय किसे कहेंगे? क्या राज्य एक समुदाय है? राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसी प्रकार से किसी एक राज्य को भी क्या हम समुदाय कह सकते हैं? तो देखें कि राज्य के तत्व क्या हैं। व्यक्तियों का समूह होता है, हम और आप किसी न किसी राज्य के सदस्य होते हैं। स्थानीय क्षेत्र भी होता है, राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र निर्धारित हैं, पहले से ही निर्धारित होते हैं कि कौन सा राज्य किस किस क्षेत्र तक क्या क्या उसकी सीमाएं हैं। सामान्य जीवन होता है, सामुदायिक भावना होती है। राज्य की भावना इतनी ज़्यादा है, आप देखेंगे कि अपने राज्य के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा अपनेपन की या हम की भावना रखते हैं, कम्युनिटी फीलिंग रखते हैं। स्थायित्व होता है, कोई भी राज्य, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों अलग हो गए तो दोनों की सीमाओं में अंतर आया, लेकिन छत्तीसगढ़ फिर भी छत्तीसगढ़, पहले उसे राज्य का दर्जा नहीं था, लेकिन फिर भी क्षेत्र के आधार पर वह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नाम से जानता था। तो यहाँ पर स्थायित्व उन दोनों में बरकरार है। स्वतः जन्म, ये दोनों राज्यों का जन्म जो है स्वतः हुआ है, किसी भी तरीके से ऊपरी फोर्सफुली यहाँ पर, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजनीतिक तौर पे पृथक हुए हैं, लेकिन इनकी भौगोलिक सीमाएं वही हैं, संस्कृति वही है, भावना वही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक तौर पे छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ है, बल्कि इनका जन्म स्वतः जन्म ही माना जाएगा। आत्मनिर्भर भी है, सामान्य नियम भी है और विशिष्ट नाम भी है। एक राज्य का नाम दूसरे राज्य से मिलता जुलता नहीं है, उसकी अलग पहचान है। अतः इन तमाम विशेषताओं को देखते हुए छात्रों हम कह सकते हैं कि जाति भले ही एक समुदाय ना हो, जेल भले ही एक समुदाय ना हो, लेकिन राज्य एक समुदाय है। राज्य के प्रमुख तत्व आप देखेंगे, यहाँ सामान्य जीवन भी है, सांस्कृतिकता भी है, नियंत्रण के साधन भी हैं। इसी प्रकार से सारी विशेषताएं जो एक समुदाय की होती हैं, स्वतः जन्म है, विशिष्ट नाम है, आत्मनिर्भरता है। अगर मध्य प्रदेश किसी और राज्य की ज़्यादा मदद न ले तो भी यहाँ सामान्य जीवन का निर्वाह हो सकता है। अतः हम किसी भी राज्य को, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य को हम समुदाय के नाम से जान सकते हैं। अब आइए भाग 1 में हमने आपको समाज के बारे में बताया था। समाज और समुदाय में क्या अंतर है? समाज अमूर्त धारणा है, ये व्यक्तियों का समूह नहीं है, लेकिन समुदाय मूर्त धारणा है क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह है। समाज संबंधों की आंतरिक व्यवस्था है। हमने आपको बताया था कि विशिष्ट संबंधों के जाल को, संबंधों की जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। और संबंध जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं, दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से समुदाय को देखा भी जा सकता है, और ये चूंकि व्यक्तियों का समूह है इसलिए देखा जा सकता है, मूर्त है। यह कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं है बल्कि बाह्य व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को देखा जा सकता है, उनकी भावनाओं को भी देखा जा सकता है, वो परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। समाज के लिए स्थानीयता की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहते हैं हिंदू समाज फैला हो सकता है, उसे कोई भौगोलिक एरिया की या क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समुदाय के लिए यहाँ दोनों में अंतर एक प्रमुख ये है कि भौगोलिक क्षेत्र होना बहुत ही आवश्यक समुदाय के लिए है। बिना इस तत्व के समुदाय को हम समुदाय नहीं कह सकते। समाज का एक विशिष्ट नाम नहीं होता। हम ऐसा नहीं कहते राजपूत समाज, हिंदू समाज, लोग नाम लेते हैं लेकिन वह समाजशास्त्रीय अवधारणा नहीं है छात्रों। समाजशास्त्रीय अवधारणा में समाज का कोई नाम नहीं होता, समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। समाज में संघर्ष व सहयोग दोनों प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। व्याख्यान के भाग 1 में हमने आपको बताया था कि समाज में अस्तित्व के लिए संघर्ष है, पद के लिए संघर्ष है, व्यवसाय के लिए संघर्ष है और सहयोग भी है, यानी दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। लेकिन समुदाय में केवल सहयोग की प्रक्रिया पाई जाती है, क्योंकि अगर समुदाय में सहयोग ना हो और संघर्ष हो तो समुदाय एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र को लेकर बनाया जाता है। अगर यहाँ संघर्ष ज़्यादा होने लगा या संघर्ष सहयोग से ज़्यादा भारी होने लगा तो निश्चित रूप से समुदाय की सामुदायिक भावना कहीं ना कहीं हताहत होगी, जो इस सामाजिक समूह को समुदाय के रूप में नहीं रहने देगी। समाज व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, समुदाय सीमित उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
यानी व्यक्ति के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जीवन के छोटे मोटे उद्देश्य जो हैं, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं आदि आदि समुदाय में सीमित आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, लेकिन समाज में उसके व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। समाज उसके व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। समाज औपचारिक संबंधों पर टिका होता है। समाज में व्यक्ति चूंकि एक भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है, रोज नहीं उनकी मुलाकात होती और दूर दराज तक फैले रहते हैं, समूह जो है वो बहुत बड़ा होता है, संबंधों पर टिका होता है, इसलिए औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। जबकि समुदाय में अनौपचारिक संबंध होते हैं और समुदाय अनौपचारिक संबंधों पर टिका होता है। अनौपचारिक संबंध इसलिए होते हैं क्योंकि जीवन सामान्य होता है, जीवन शैली सामान्य होती है, सारी आंतरिक और बाह्य स्थितियों से का पता हर सदस्य को एक दूसरे के बारे में होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा छुपाव की आवश्यकता यहाँ होती भी नहीं है और संभावना भी नहीं रहती है। तो छात्रों, आज मैंने आपको समुदाय के बारे में बताया। समुदाय का अर्थ, परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, समुदाय के कुछ उदाहरण। आइए मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखकर इस व्याख्यान की पुनरावृत्ति करवा दूं, जिससे कि यह व्याख्यान आपके मस्तिष्क में स्थायी तौर पर अंकित हो और आप परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकें। तो जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। समुदाय में स्थानीयता होना आवश्यक नहीं है, सही या गलत? बहुत ही आसान तरीका उत्तर देने का मैंने इस बार आपके लिए चुना है। सही या गलत के रूप में आपको सिर्फ बताना है, लेकिन प्रश्न में ही सारा सार छुपा हुआ है जो ये बताएगा कि आपने इस व्याख्यान के माध्यम से कितना समझा। समुदाय में स्थानीयता होना आवश्यक नहीं है, सही या गलत? मुझे उम्मीद है आपने सही उत्तर ही चुना होगा। उत्तर है गलत, क्योंकि स्थानीयता भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है और उसका होना आवश्यक होता है। समाज और समुदाय दो भिन्न धारणाएं हैं, सही या गलत? सही। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। समुदाय में हम की भावना आवश्यक है, सही गलत? उत्तर सही। समुदाय मूर्त है, सही गलत? बहुत ही आसान सा उत्तर है, उत्तर है गलत। तो छात्रों, इस व्याख्यान में हमने जाना समुदाय का अर्थ, परिभाषा, समुदाय की विशेषताएं, समुदाय व समाज का अंतर। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।